डिग्रियां दीवारों पर सजती हैं, पर चरित्र गलियों में परखा जाता है। हम सब भाग रहे हैं सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, पर क्या कभी रुककर हमने खुद को सुना है? आज की कहानी एक ऐसे पत्रकार की नज़र से जिसने सच को कागजों पर नहीं, इंसानी जज्बातों में ढूंढा है। ये कहानी है आर्यन नाम के एक प्रतिभाशाली लेकिन हताश युवक की, जो समाज और सिस्टम के पक्षपात से टूटकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय ले चुका होता है। लेकिन उसकी मुलाकात माधव नाम के एक साधारण दिखने वाले मगर असाधारण सोच रखने वाले बुजुर्ग से होती है। माधव उसे सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में लिया गया गलत फैसला केवल अंत लाता है, जबकि धैर्य नया रास्ता खोलता है। आर्यन जब अपनी आखिरी चिट्ठी यानी सुसाइड नोट लेकर पार्क की बेंच पर बैठा था, तब माधव ने उसे रोका। माधव ने उसे समझाया कि न्याय भागने से नहीं, लड़ने से मिलता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शहर के एक आलीशान लेकिन शांत पार्क के कोने में एक बेंच है। वहां हर शाम 70 साल के माधव जी बैठते हैं। उनके हाथ में कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस एक सफेद कार्डबोर्ड का छोटा सा बोर्ड है जिस पर लिखा है, अपनी बातें कहें, मैं सिर्फ सुनूंगा, फीस आपकी एक मुस्कुराहट। लोग गुजरते हैं, हंसते हैं, कोई उन्हें पागल समझता है तो कोई अटेंशन सीकर, पर माधव जी स्थिर रहते हैं। कहानी में प्रवेश होता है आर्यन का। आर्यन, ईशान और समीर तीनों पक्के दोस्त थे। आर्यन एक गरीब परिवार से था। ईशान और समीर का परिवार काफी संपन्न। तीनों कॉलेज की पढ़ाई एक साथ पूरी करते हैं। इसी दौरान का तीनों का कैंपस सिलेक्शन एक बड़ी कंपनी के लिए होता है। लेकिन ईशान और समीर की अपनी एक योजना रहती है, नौकरी नहीं करना है। आर्यन इस पक्ष में नहीं रहता, वो नौकरी करना चाहता है। ईशान और समीर उसे खूब समझाते हैं, नौकरी करने से अच्छा है अपना खुद का कारोबार शुरू करें। आर्यन एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसने कभी ऊंची उड़ान भरने का सपना नहीं देखा थी। पिता रामकिशन ने उसे मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया था। उसकी इच्छा थी कि आर्यन एक बड़ा अधिकारी बने और अपना व परिवार का नाम रोशन करे। वो अपने पिता को बताता है, एक बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आया है। पिता रामकिशन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन आर्यन को बड़ा अधिकारी बनाने का सपना अधूरा होने जैसा लगता है। आर्यन ये भी बताता है कि उसके दोस्त ईशान और समीर का भी इसी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, पर वो दोनों नौकरी नहीं करना चाहते और पार्टनरशिप में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आर्यन की बात सुनकर पिता रामकिशन कहते हैं, बेटा, कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो कहते हैं कि अपनी हैसियत ऐसी नहीं कि किसी कारोबार में लाखों रुपए लगा सकें, लेकिन आर्यन अपने दोस्तों के झांसे में आ जाता है। पिता के पास संपत्ति के नाम पर 1 एकड़ जमीन थी। आर्यन कहता है, पिताजी, खेती से कोई खास आमदनी नहीं होती, क्यों ना उसे बेचकर अपने दोस्तों से स्टार्टअप का एक हिस्सा बन जाऊं? रामकिशन उसे समझाता है, बेटा, खेती से ही अब तक परिवार की गाड़ी आगे बढ़ी है। लेकिन आर्यन दोस्तों के कहने पर स्टार्टअप शुरू करने का ही फैसला लेता है। बेटे के जिद के कारण रामकिशन अपनी पूरी पूंजी आर्यन को सौंप देता है। अब आर्यन अपनी पुश्तैनी 1 एकड़ जमीन को बेच देता है और उसी पैसे से अपने दोनों दोस्त ईशान और समीर की योजना में शामिल हो जाता है। आईआईटी के हॉस्टल में जीवन सेतु ऐप का जन्म होता है। सपना और जज्बा सच्चा था। हम गांवों को अस्पताल से जोड़ेंगे, पर नींव में कमी थी। तीनों ने एक दूसरे के हुनर को चुना, चरित्र को नहीं। स्टार्टअप सफल हुआ, फंडिंग आई और साथ में आया अहंकार। ईशान ने कोड का सौदा किया, समीर ने निवेशकों से झूठ बोला। आर्यन, जिसने निष्ठा को धर्म माना था, अकेला खड़ा रह गया। उसे लगा कि उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार सब बेकार है। वो हार मानकर उसी पार्क में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात माधव से हुई। आर्यन पूछता है, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? इतने में माधव आर्यन से पूछता है, तुम यहाँ शांति की तलाश में आए हो? पहले आर्यन कुछ नहीं कहता, पर बाद में बाबा माधव को बताता है। तब माधव कहता है, बेटा आर्यन, मेरा भी एक बेटा था आदित्य। उसे संगीत से बड़ा लगाव था। उसने महीनों गुरु पंडित दीनानाथ से संगीत की शिक्षा ली, पर गुरु पंडित दीनानाथ ने उसे सुर तो सिखाए, पर संघर्ष नहीं।
शहर के नेशनल संगीत कंपटीशन में आदित्य इसलिए हारा क्योंकि वो प्रसिद्धि के लिए गा रहा था, साधना के लिए नहीं। जब वो हार कर घर लौटा तो पिता को ये हार बर्दाश्त नहीं हुआ। आदित्य भी काफी परेशान हुआ और अंत में उसने अपना जीवन त्याग दिया। पिता माधव के लिए ये सदमा असहनीय था। इसके बाद से हर दिन माधव उस पार्क की कुर्सी पर बैठकर बेटे के बारे में सोचता। इधर आर्यन भी स्टार्टअप फ्लॉप होने से कभी दुखी होता है। वो सोचता है पिता रामकिशन की बात मान लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। आर्यन ने अपनी पश्तैनी 1 एकड़ जमीन को पहले ही बेच दिया था। इसके साथ ही घर में आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया था। अब आर्यन जीना नहीं चाहता। वो एक बैग में रस्सी लेकर जान देने उसी पार्क में पहुंचता है जहां माधव से मुलाकात होती है। वो बेंच के पास से गुजरता है, बोर्ड पढ़ता है और झल्लाकर रुक जाता है। सुनेंगे आप? क्या खाक सुनेंगे? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया कितनी जालिम है। माधव जी बस मुस्कुराते हैं और पास बैठने का इशारा करते हैं। आर्यन शुरू होता है। वो चिल्लाता है, रोता है, अपने धोखेबाज पार्टनर को गालियां देता है, अपनी किस्मत को कोसता है। वो करीब 40 मिनट तक लगातार बोलता है। माधव जी की पलकें तक नहीं झपकती। वे बस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे महसूस कर रहे होते हैं। जब आर्यन पूरी तरह खाली हो जाता है, उसकी सांसें सामान्य होती हैं, तो वो पहली बार चुप होता है। आर्यन भारी मन से कहता है, बोल लिया मैं, अब आप अपनी फीस मांग लीजिए और मुझे जाने दीजिए। वैसे भी कल मैं रहूंगा नहीं। माधव जी पहली बार अपना मुंह खोलते हैं। उनकी आवाज गहरी और शांत है। बेटा, इंसान तब नहीं हारता जब उसका सब कुछ छिन जाता है। इंसान तब हारता है जब उसे लगता है कि उसकी हार देखने वाला भी कोई नहीं है। आज तुमने अपनी हार मुझे दान दे दी है। अब तुम खाली हाथ हो और खाली हाथ ही दोबारा कुछ पकड़ने के काबिल होते हैं। आर्यन ठिठक जाता है। माधव जी आगे कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ क्योंकि सालों पहले मेरे बेटे ने इसलिए जान दे दी थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं उसे नहीं सुन पाया, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पर इस बार वो दुख के नहीं, उम्मीद के हैं। वो माधव जी के पैर छूता है। वो जो रस्सी अपने बैग में लेकर आया था, उसे चुपचाप पार्क के डस्टबिन में डाल देता है। इस शहर में शोर बहुत है साहब, पर संवाद खत्म हो गया है। हर कोई सुनाना चाहता है, पर सुनना कोई नहीं चाहता। जीने के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा कभी कभी किसी के कंधे की जरूरत होती है। जब आप किसी को अपनी तकलीफ सुना देते हैं तो तकलीफ आधी रह जाती है, और जब कोई उसे दिल से सुन लेता है तो जीने की वजह मिल जाती है। पुलिस स्टेशन का वो दृश्य आर्यन के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां उसने पहली बार डर को त्याग कर साहस को चुना। कॉलेज के वे दिन आर्यन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, जहां सहपाठियों का उपहास और पक्षपात उसे अकेला कर देता था। लेकिन जब मामला कॉलेज बोर्ड के सामने आया तो आर्यन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दलीलें और सबूत पेश किए। उसकी ईमानदारी के सामने झूठ को झुकना पड़ा और उसे न्याय मिला। कठिन परीक्षाओं और संघर्षों को पार कर जब आर्यन ने अपनी डिग्री हासिल की तो उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उस समय माधव के चेहरे पर वही गर्व था जो एक पिता की आंखों में अपने सफल बेटे के लिए होता है। वो पल इंसानियत और धैर्य की सबसे बड़ी जीत थी। डिग्री मिलने के बाद आर्यन के पास कई बड़े संस्थानों से जुड़ने के मौके थे, लेकिन उसने अपनी कड़वी यादों से एक बड़ा सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि आज के दौर में आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना या गलत समझौतों से बेहतर है कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। आर्यन ने निर्णय लिया कि वो अपना स्वतंत्र छोटा बिजनेस शुरू करेगा। उसने एक छोटे से ऑफिस में बिजनेस की शुरुआत की, जहां छोटी मेहनत उसकी अपनी थी। उसने बड़े कारोबार के सपने को अनिश्चितता भरा जीवन समझा और अपने छोटे कारोबार को बेहतर समझा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इससे पहले आर्यन ने थाने में दोस्तों की धोखेबाजी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी थी। पुलिस ईशान और समीर की तलाश कर रही थी। पुलिस से बचने ईशान विदेश भागने के फिराक में था। वो किसी तरह पुलिस से छुपकर एयरपोर्ट पहुंच गया था, पर पुलिस ने सब जगह नाकेबंदी कर रखी थी। ईशान को पुलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार करती है। इधर समीर एक होटल में शरण लिया हुआ था। पुलिस को पक्की सूचना मिलती है। पुलिस उस होटल में धावा बोलती है और समीर भी पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाता। पुलिस उसे होटल से गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन के साथ धोखेधड़ी का मामला कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट एक तरफा फैसला सुनाती है, 5 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा, और इस तरह ईशान और समीर जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अपने
भाले के दम पर आर्यन के शून्य से शिखर तक पहुंचने की यात्रा है। ये हमें बताती है कि जीवन में जब सब कुछ खत्म होता दिखे तब भी एक मौका बाकी होता है। ये सफर केवल एक डिग्री पाने का नहीं बल्कि खुद को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने का है। आज के समय में सफलता का असली मंत्र आत्मनिर्भरता है। किसी के भरोसे बैठने या गलत समझौतों से बेहतर है कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, अगर वो आपकी अपनी मेहनत और ईमानदारी की नींव पर खड़ा है तो वही आपकी असली जीत है। शॉर्टकट से मिली सफलता आदित्य के संगीत की तरह बिखर जाती है। अपनों को सुनिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। साथियों, खाली हाथ होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खाली चरित्र होना सबसे बड़ी गरीबी है। अगर आज आपके पास कोई ऐसा है जो आपको सुनता है तो आप खुशनसीब हैं। डिग्री से बड़ा होता है धैर्य और कामयाबी से बड़ी होती है इंसानियत। याद रखिए, हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद से न हार माने। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने